हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल। ये जो टॉपिक है ये एसवाई बीकॉम और एसवाई बीएमएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनका सिलेबस में। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, अब तक एसवाई बीकॉम की बात कर रहा हूं मैं। तो एसवाई बीकॉम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने वर्टिकल फॉर्मेट किया है। वर्टिकल फॉर्मेट करने के साथ ही साथ हमने वर्टिकल फाइनल अकाउंट भी किया है। मैंने ट्रेंड, कॉमन, कंपेरेटिव अभी तक स्टार्ट करवाया नहीं, रिवीजन चल रहा है आपका, मिस करवा रहे, बट मैंने तो नहीं करवाया, वो मैं आपको एट द एंड करवाऊंगा सारे टॉपिक्स हो जाने के बाद। सारे टॉपिक्स मतलब जो बड़े टॉपिक्स है वो, जैसे कि तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, ये दो टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपका जो टॉपिक है यानी कि रेशियो एनालिसिस जो है, रेशियो एनालिसिस ये टॉपिक ये फॉर्मूला बेस्ड है, मिस करवाएंगे आपको, जो मिस करवा रहे हैं यहाँ पे मिस करवाएंगे। उसके अलावा मैं शायद उसका रिवीजन नहीं लूंगा, वीडियोस बना तो वीडियोस बनाएंगे, नहीं तो रेशियो एनालिसिस के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। ओके, बाकी वर्किंग कैपिटल का वीडियोस डेफिनेटली मिलेगा, कैश फ्लो डेफिनेटली 101% कैश फ्लो मिलेगा। उसके अलावा कॉमन साइज, ट्रेंड, कंपेरेटिव, ये एक रिवीजन लेक्चर जैसा होएगा। अवर फोकस इस आपका जो सिलेबस है मैं ट्राई करूंगा सितंबर के पहले खत्म करूं। अभी अगस्त चालू हो गया है, अगस्त के अंदर अभी जो टॉपिक चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 लेक्चर्स, 8-9 लेक्चर्स खत्म। अगर रेगुलर एक हफ्ता लेक्चर हुआ, 6 लेक्चर्स भी मिल गए, 6 लेक्चर्स ये 6 सम हो जाएंगे, अगले लेक्चर वीक में लेंगे तो खत्म हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। वैसा ही कैश फ्लो भी है, मतलब अगर 8-8 लेक्चर्स भी हो गए ना तो भी टॉपिक खत्म हो जाता है। तो 16 लेक्चर मतलब 15 दिन का काम है ये। उसके बाद तुम्हारा जो टॉपिक है उसका रिवीजन बाकी बचता है तुम्हारा एफए। बीकॉम की बात कर रहा हूं, एफए के अंदर अब तुम्हारा जो टॉपिक है वो है अमालगमेशन, सिर्फ और सिर्फ अमालगमेशन, बिकॉज फाइनल अकाउंट चल रहा है। फाइनल अकाउंट के अंदर मैं वाइंड अप नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि फाइनल अकाउंट सिर्फ फाइनल अकाउंट नहीं है। फाइनल अकाउंट में फाइनल अकाउंट, एडमिशन फाइनल अकाउंट, रिटायरमेंट फाइनल अकाउंट, डेथ ऑफ फाइनल अकाउंट, ये 3 चीजें खत्म करना रहता तो मैं खत्म कर दिया रहता, बिकॉज बहुत सम हो गए फाइनल अकाउंट के। आपने प्रैक्टिस भी देखा किए अपन है, लेकिन मैं खत्म क्यों नहीं कर रहा हूं? उसका रीजन है अपने रिटायरमेंट का कंसेप्ट क्लियर करना है, डेथ का कंसेप्ट क्लियर करना है, और रिटायरमेंट डेथ के 2-2 सम भी कर लेंगे तो भी इनफ है, बिकॉज एडमिशन के बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल। मैंने जब आपको वर्टिकल फॉर्मेट करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन में एक था वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस, बस यही है टॉपिक का काम। आपको करंट असेट पहचानना है, आपको करंट लायबिलिटीज पहचानना है, माइनस करना है और आंसर निकालना है, कुछ नहीं। ये जो आपको इधर फॉर्मेट दिख रहा है ये प्री डिसाइडेड है, अगर आप बना लोगे तो आपके लिए अच्छा है। कॉलेज के टीचर मोस्टली अवॉइड करते, मैं फॉर्मेट बनाता हूं, अमाउंट भरो, फिल इन द ब्लैंक करो, आंसर आ जाएगा। जैसे ये आपका आंसर है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज योर फॉर्मेट, इसका ये आपका आंसर है। आप देखते हो ये यहाँ पे मैंने करंट असेट, करंट लायबिलिटीज सब लिख के रखा है। ठीक है, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज है, उसके अलावा यहाँ पे करंट असेट्स है। ठीक है, फॉर्मेट है ए करंट असेट, बी करंट लायबिलिटीज। करंट असेट में करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ओके। करंट असेट में बेसिक 3 करंट असेट आपको लिख के रखना है। कौन से करंट असेट लिखने का? तो सबसे पहला है स्टॉक, याद करो स्टॉक करंट असेट होता है, डेटर्स एंड कैश। ठीक है, क्लियर है? करंट असेट में 3 चीज पहले से लिखना है, क्वेश्चन पढ़े बगैर। स्टॉक, डेटर्स, कैश, 3 हो गए। ठीक है, लायबिलिटीज में भी 3 चीज आपको लिखना है। 3 लायबिलिटीज कौन सी है? तो लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला है क्रेडिटर्स, फिर है आउटस्टैंडिंग लेबर, या तो आप इसे वेजेस भी कह सकते हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस या तो लेबर, आउटस्टैंडिंग ओएचएस, ओएचएस मतलब ओवरहेड्स या तो एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, ओवरहेड्स मतलब खर्चा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लेबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या तो ओवरहेड्स, ये 3 करंट असेट और 3 आपकी करंट लायबिलिटीज।
सॉरी 3 करंट लाइबिलिटीज ही हो गए और 3 आपके करंट असेट्स हो गए। यहाँ पे 3 आपके करंट असेट्स हो, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। स्टॉक में 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल, फिर होता है WIP, फिर होता है फिनिश गुड्स। 13 स्टैंडर्ड में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक्सप्लेन किया। स्टॉक में कितने टाइप के स्टॉक होंगे? 3, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ओके, डेटर्स एंड कैश। ये आपका आंसर है, ये आपको हर सम में करना ही है। फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखना है, सेम टू सेम ऐसा फॉर्मेट बनेगा आपका। चाहिए तो एक स्क्रीन पे छोटा करके दिखा देता हूं, ऐसा आपका फॉर्मेट है, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मेट, करंट असेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। स्टॉक के अंदर 3 टाइप के स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग लेबर। इन सब का टोटल आ जाएगा, इन सब का टोटल आ जाएगा। ए के टोटल में बी के टोटल को माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल। हो गया, आंसर इतना ही है। आपको मालूम है कि आपका फॉर्मेट भी वही था ना वर्किंग कैपिटल का, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये वो क्लियर। अब करना क्या होता है यहां पे, वो एक्सप्लेन करता हूं आपको। करना क्या होगा, आपको इन सब का अमाउंट फाइंड करना है, और अमाउंट फाइंड करने के लिए 2 वर्किंग मैंने बना के रखा। ये 2 वर्किंग सॉल्व हो गया, अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट मिल गया, खाली इनका अमाउंट लिखो, आंसर डन। क्लियर है, इजी ट्रिक है ये। अगर समझ गया तो टॉपिक पूरा मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। करना है, देखो ये फॉर्मेट लिखो, और फॉर्मेट लिखने के बाद हर बॉक्स के आगे एक बॉक्स, मतलब हर चीज के आगे एक बॉक्स बना दो। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स का बॉक्स, डेटर्स के लिए बॉक्स बना दो। कैश के लिए बॉक्स नहीं बनेगा, कैश रोकड़ा, उसके लिए कोई बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स के लिए बॉक्स बनेगा, लेबर के लिए बॉक्स बनेगा, ओवरहेड्स के लिए बॉक्स बनेगा। ये बेसिक है। अगर इसके अलावा कोई करंट असेट, करंट लायबिलिटीज आएगा क्वेश्चन में तो हम एड लेस कर सकते हैं, बट ये बेसिक है जो नॉर्मली आता ही है। ओके, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। करंट असेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है। आपके करंट असेट 3 करंट असेट और 3 आपके करंट लायबिलिटीज। डन, यहां तक फॉर्मेट समझा है? चलिए ठीक है, आते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में पहला बनाने वाला हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में भी वही सेम चीज लिखा मैंने, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल कॉस्ट। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीनों को ऐड करूंगा टोटल कॉस्ट। कॉस्ट में ऐड करूंगा प्रॉफिट तो क्या मिल जाएगा? सेल्स। कॉस्ट में ऐड करूंगा प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा? सेल्स। समझाइए? पक्का? 100%। ये पहला वर्किंग नोट। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ WIP, मतलब WIP कैसे मिलेगा। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेम तो लिखा है, लेकिन फर्क ये है कि रॉ मटेरियल जो होता है बाय डिफॉल्ट 100% लिखना पड़ेगा, लेबर 50% लिखना होगा, ओवरहेड्स 50%। सर ये क्या है? ये एक परसेंटेज है, ठीक है। WIP का मतलब क्या है? जिसपे काम चल रहा है। जिसपे काम चल रहा हो तो मटेरियल तो पूरा ही लगेगा, लेकिन क्योंकि काम चालू है, पूरा लेबर लगा है क्या? पूरा खर्चा हुआ है क्या? नहीं, आधा आधा हुआ रहेगा, एवरेज बोलते हैं इसे। इसलिए हम 100% रॉ मटेरियल लेते हैं और बाकी सबको 50-50%। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है नहीं भाई मटेरियल भी 50% ही लगा है, तो अपने को इस केस में 50 लेना पड़ेगा। लेबर खाली 20% लगा है तो 20 लेना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला है, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज 100-50-50। ठीक है, आपके सिलेबस में खाली 1-2 सम ऐसा है जिसके अंदर ये परसेंटेज बदला है 40%, बाकी सब में सेम है। तो ये बेसिक है, डिसाइडेड है। समझ में आया? क्लियर? कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन दिया वर्किंग कैपिटल का, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय अल्फा लिमिटेड एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2006। estimated activity or operation for a year is 2,60,000 unit 52 week। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान दें। जो वर्किंग कैपिटल करते हो ये साल भर का कैलकुलेशन होता है या नहीं? साल भर, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। 1 ईयर इक्वल्स टू 365
या 366 डेज बराबर 1 ईयर इक्वल्स टू 52 वीक्स। ये मालूम होना चाहिए आपको। नहीं, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए, ठीक है। एक साल में 12 महीना हो सकता है, एक साल में 365 डेज, या एक साल में 52, 53 भी होता है कभी कभी। तो 52 वीक्स आपके कैलकुलेशन, ठीक है। समझा? ये इसलिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एक साल में 52 वीक्स होता है, जैसे इस क्वेश्चन में वीक्स का कैलकुलेशन है, किसी किसी में मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा, किसी किसी में ईयर या तो आपका डेज का कैलकुलेशन आएगा। मतलब मंथ्स का कैलकुलेशन आ सकता है, डेज का कैलकुलेशन आ सकता है, या तो वीक का कैलकुलेशन आ सकता है। अब जो समाज कर रहे उसमें दिया है क्या? वीक। तो वीक का कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते, देखते क्या दिया। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स एंड प्रोडक्शन साइकिल टेक्स कितना वीक? रॉ मटेरियल मेरे पास 2 हफ्ते के लिए रहने वाला है। रॉ मटेरियल है क्या मेरे पास? हाँ जी है। जो भी उसका खर्चा है वो कितने हफ्ते के लिए? 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 52, साल भर। समझा? अगर इधर बोला रहता 2 मंथ्स तो 2 डिवाइड बाय 12, बोला रहता 60 डेज, 60 डिवाइड बाय 365 डेज, ईयरली कैलकुलेशन। समझा ये? उसके बाद उसने बोला था प्रोडक्शन साइकिल। भाई प्रोडक्शन साइकिल कितने हफ्ते के लिए बोला है? बोला ना प्रोडक्शन साइकिल 2 वीक्स। अब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है बाबा? प्रोडक्शन साइकिल मतलब, प्रोडक्शन मतलब जिसपे काम चल रहा है, और प्रोडक्शन साइकिल का मतलब WIP होता है। तो भाई WIP कितने हफ्ते के लिए अपने पास है? 2 डिवाइडेड बाय, अरे समझा? उसके अलावा चेक करते क्या दिया है। उसके अलावा दिया है फिनिश गुड्स, फिनिश रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स। भाई फिनिश गुड्स भी हमारे पास 2 हफ्ते के लिए। देखो फॉर्मेट लिख के रखा है, खाली फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूं मैं। 2 डिवाइड बाय 52। समझा? आगे कुछ तो नंबर रहेगा जिससे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 52 करना है। अब वो नंबर बाद में मिलेगा, अभी तक जो मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन लिखते जा। फिर क्या भाई? क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर क्रेडिटर्स, सप्लायर यानी के क्रेडिटर्स, मतलब ये क्रेडिटर्स के बारे में बोल रहा है। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 वीक। बाय क्रेडिटर्स कहां हो? लायबिलिटी साइड पे मिलोगे आप तो, है या नहीं? यहां पे क्रेडिटर्स मिल गए। कितने हफ्ते का क्रेडिट देने की बात कर रहा है? 2 डिवाइड बाय, अरे समझा? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 4 वीक क्रेडिट इज अलाउड टू डेटर्स। डेटर्स कितने हफ्ते का क्रेडिट देने का बात कर रहा है? 4 हफ्ते का। ठीक है भाई, इंटू 4 डिवाइड बाय 52। फिल इन द ब्लैंक ही कर रहा हूं, फॉर्मेट भाट है, खाली नंबर्स लिखते जाओ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद टाइम लैग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब क्या है? टाइम लैग का मतलब है आउटस्टैंडिंग। टाइम लैग का मतलब है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स 2 वीक ईच। वेजेस का भी खर्चा, ओवरहेड्स का भी खर्चा 2 हफ्ते का पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। वेजेस यानी के लेबर, ओवरहेड्स तो ओवरहेड्स दिए कितने हफ्ते के लिए? 2 डिवाइड बाय 52, 2 डिवाइड बाय 52। बुझ गए? पक्का? चलिए बढ़ेंगे। तनु जी आगे देखते हैं क्या दिया है। टीनू जी क्या दिया है? कैश एंड बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन ₹25,000। कैश बैलेंस डायरेक्टली अपने को सुहानी दिया रहता है, कैश बैलेंस डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे। कितना दिया भाई? कैश बैलेंस चेक कर लो। तो भाई कैश बैलेंस डायरेक्टली आपका असेट है, असेट में लिख लो 25,000, कैश के सामने 25। अरे समझा? कैश इज योर करंट असेट, असेट में लिख के रखा है। फिर उसके बाद क्या है जी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इधर कहीं पे भी सेल्स नहीं दिख रहा है कि वर्किंग में काम आने वाला। समझ में आया क्या?
अपने को सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, कितना दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 15 रुपए। चलिए ठीक है, 15 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, रेट पर यूनिट में लिख रहा हूं 15। क्लियर? अरे समझा? क्लियर है ना या नहीं? पक्का? नहीं समझ रहा है तो बोला नहीं समझ में आ रहा है। ईशा, दीपिका, समझा? आगे बढ़ते उसके बाद क्या है? एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अभी कॉस्ट पर यूनिट के बारे में बोला है कि रॉ मटेरियल जो है 33 1/3% ऑफ सेल्स, सेलिंग प्राइस दिया है 15। कैलकुलेटर नाम का प्राणी लाए हो क्या? क्या बात है, सही है, सब लाते हैं कैलकुलेटर कभी कभी, लेकिन बैग से बाहर नहीं आता है वो। नहीं नॉर्मल 15 रुपए। क्या बोला है रॉ मटेरियल के प्राइस के बारे में? रॉ मटेरियल का प्राइस 33 1/3% किसका? सेल्स का। तो पहले मैंने सेल्स का प्राइस लिखा 15 रुपए। सर आपने क्यों लिखा? अरे उसने बोला था सेलिंग प्राइस का ही 33% है, तो 15 इंटू 33, 1/3 का क्या करेंगे? 1/3 मतलब 0.33। सर कैसे? देखो 1 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आता है? 0.33333333 प्लस 33 कर दो तो कितना आएगा? 33.333333 आ जाएगा ना। अब मुझे इतना ही परसेंटेज सेल्स का निकालना, तो मैं लिखूंगा 15 इंटू 33 पॉइंट, पूरा कैलकुलेटर में जितना 3 आता है सब लिख दिया। परसेंटेज बोला है, मैंने दबा दिया, तो मुझे दिख रहा है 4.9999999999, मतलब 5 रुपए कर सकता हो क्या? हाँ ना? क्या मतलब मेरा रॉ मटेरियल का कीमत पर यूनिट का है 5 रुपए, बराबर। रॉ मटेरियल का प्राइस है 5 रुपए। ए भैया बहुत छोटा हो जाता फटफट, ये तो तकलीफ है इसका। चलिए यहां पे रॉ मटेरियल कितना भाई? 5 रुपया। समझे? बढ़िया है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या दिया है? लेबर एंड ओवरहेड्स का जो रेशियो है वो 6:4 है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। क्या बोली? कौन वाला सम देख रही? कोई अलग ही देख रही है। थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, कोई नहीं। 6:4, 2 2 2 3 ये लिख दिए, इतना कर सकते। बट अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, इसके थोड़ा आगे देखता और कुछ है क्या। हाँ जी, प्रॉफिट है 5 रुपए। मैं लेबर ओवरहेड्स में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। प्रॉफिट है 5 रुपए, यहां पे आया। अब जरा ध्यान देते, जो भी ये खर्चा है कॉस्ट, उसमें तुम प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल्स मिलेगा। सेल्स वाले में प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना रहेगा? 10 में प्रॉफिट ऐड होएगा तो सेल्स आएगा ना। ये समझ में तो आ गया। अब ऊपर जाते, तीनों को ऐड करेंगे तो 10 आना चाहिए। उसमें से 5 रुपए तो मटेरियल का है, तो लेबर ओवरहेड्स का कितना है? 5। अब जो लेबर ओवरहेड्स है वो है 5, जिसमें से 3 इधर और 2 इधर देने का है, तो हम लोग 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 2/5, ये था लेबर और ये था ओवरहेड्स। अरे समझे? तो यहां पे लेबर का खर्चा है 3, ओवरहेड्स का खर्चा है 2। अंडरस्टूड? पक्का समझा? हाँ सर। और एक बात जो पहले लाइन पे दिया था कि पूरे साल में हम कितना यूनिट बनाने वाले? 2,60,000। जितना बनेगा उतना बिकेगा, मतलब रॉ मटेरियल 2,60,000 यूनिट के लिए आया है। लेबर का खर्चा भी 2,60,000 यूनिट का होएगा, ओवरहेड्स का खर्चा भी 2,60,000 यूनिट का होएगा, टोटल खर्चा भी 2,60,000 यूनिट का होएगा, प्रॉफिट भी 2,60,000 यूनिट के लिए होएगा, और सेल्स भी तो 2,60,000 यूनिट का ही होएगा। अरे बुझे? अब क्या करोगे? टनाटन मल्टीप्लाई, कॉस्ट निकाल लेंगे। चलिए फटाफट से 2,60,000 इंटू 5 करो,
क्या बात है, 13 लाख एकदम परफेक्ट आंसर। 2,60,000 इंटू 3 कर दो, 7,80,000 is a right answer. Audience, sometimes you say right, 260 into 12, 520 is the correct answer. अभी ये बेवकूफ जैसा मत करना, 10 से मल्टीप्लाई करना, एक जीरो आगे डाल देना, नहीं होता ही उम्र में, नॉर्मल है, मल्टीप्लाई करते हैं। इधर आएगा 13 लाख, परफेक्ट 39 लाख। एनी डाउट? परफेक्ट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। कैसे भाई? रॉ मटेरियल का खर्चा मालूम है, हाँ जी, पूरा लिख लो 13 लाख 100%। लेबर का आधा लिखो, लेबर कितना है? 7,80,000। 7,80,000 का आधा करेंगे 3,90,000। 3,90,000 ना, और 5,20,000 मतलब 2.5, 2,60,000। अरे बराबर। क्या किया मैंने, समझा क्या? टोटल 13, 16, 16, 18, 18, 19,50, 19,50,000। देखो मैंने क्वेश्चन भी रीड नहीं किया है, मेरे को इतना कंसेप्ट मालूम था, उसे मैंने इतना भर दिया है। आपको आता नहीं है? ये लिखा था वो खाली फिल इन द ब्लैंक करना था, और कुछ दिया है क्या? अज्यूमिंग दैट द ऑपरेशन आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, काम बराबर चल रहा है। वेजेस ओवरहेड्स अकर सिमिलरली, वेजेस जैसा आ रहा था वैसे आते गए। मैन्युफैक्चरिंग जब प्रोसेस है, यानी कि जो WIP का प्रोसेस है, फीडिंग ऑफ मटेरियल फुल्ली एट द बिगिनिंग, पूरा मटेरियल लगा देते, मतलब 100% मटेरियल लगा देते। डिग्री ऑफ WIP प्रोग्रेस 50% बाय, बाकी 50-50% चल रहा है। डेटर्स आर एस्टिमेटेड एट सेलिंग प्राइस, ये इंपॉर्टेंट लाइन था, बाद में एक्सप्लेन करता हूं क्या है। डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे वैल्यू। और कुछ क्वेश्चन है क्या? चलिए फिर स्टार्ट। आपका मेन फोकस होना चाहिए ये और ये बनना है। अगर ये बन गया, काम फिट हो गया। चलिए अब क्या है, ये सब चीजें भी मिल चुकी है। रॉ मटेरियल कितना भाई? 13 लाख। रॉ मटेरियल 13 लाख, समझे? WIP, अरे सर जी 19,50,000, समझे? फिनिश गुड कहीं नहीं दिख रहा है, सबर दिखेगा। कैश, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ दिख रहा है क्या अपने को भाई? क्रेडिटर्स दिख रहा है क्या कहीं पे? क्रेडिटर्स नहीं। लेबर, हाँ जी, लेबर यानी कि वेजेस, बराबर है। लेबर यानी कि वेजेस, देखो कितना दिख रहा है आपको? वेजेस 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 7,80,000 है नहीं? वेजेस में लिख देते 7,80,000। क्रेडिटर्स किसको दिख रहा है? दिख रहा है अमाउंट, बताओ। अमाउंट दिख जाता तो मैं लिख देता ना, अमाउंट ही तो नहीं दिख रहा है, इसके वजह से तो मैं थोड़ा सा रुक गया ना भाई। चल, कितना दिख रहा था वेजेस बताओ? 7,80,000, 7,80,000 इधर, 7,80,000 और 5,20,000 खत्म। अब दो चीज बच गया, डेटर्स, फिनिश गुड्स और क्रेडिट। ध्यान देना कैसे मिलेगा ये अमाउंट। ये अमाउंट सब आपको इसमें से ही मिलने वाला है, जरा ध्यान से सुनना समझना। पहले मैं बात कर रहा हूं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब गुड्स बन गया है। बन गया मतलब उसका खर्चा मालूम पड़ गया। इन शॉर्ट, फिनिश गुड्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू किया जाएगा? टोटल कॉस्ट पे। फिनिश गुड्स इज ऑलवेज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है? 26 लाख। तो फिनिश गुड्स का कीमत आ जाएगा 26 लाख। एनी डाउट? पक्का? एडजस्टमेंट में था, डेटर्स आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? अगर ये एडजस्टमेंट नहीं भी दिया रहता तो भी डेटर्स आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 39 लाख। 39 लाख। बात समझा? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कि वो लोग जो आपको सामान सप्लाई कर रहे। क्या सप्लाई करेंगे? मटेरियल।
यानी कि क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट रॉ मटेरियल प्राइस। समझ में आया? तो क्रेडिटर्स का कीमत कितना आएगा रॉ मटेरियल, बोले तो 13 लाख। समझा? खत्म हो गया, सब अमाउंट मिल गया। अब क्या करना है भाई? अब खाली कैलकुलेट करो, अमाउंट निकालो और भर दो। चलिए एक एक करके सबर, कोई घाई मत करना। पहले स्टार्ट करते। 13 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 52 कितना? 50,000। चलिए ठीक है, 50,000। इधर WIP 75,000, फिनिश गुड्स 30,000। पक्का ना? तीनों को ऐड करेंगे ना? तुम बोलोगे वही लिखूंगा ना मैं। 26 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 52। भाई आपके पास कैलकुलेटर? 1 लाख, 1 लाख। इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्टॉक का आंसर आएगा। कितना? 2,25,000। 2,25,000 बराबर। डेटर्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। कितना है डेटर्स? डेटर्स का कीमत आ जाएगा 39 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 52, डायरेक्टली आउटर कॉलम। स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, कैश आ गया। ये समझ में आया? इनको ऐड कर देते अपन। इसका कीमत कितना था? 3 लाख ना? इनको हम ऐड कर देते, तो ऐड करके जो आंसर आएगा टोटल करंट एसेट आ जाएगा। कितना? 5,50,000 करंट एसेट हो गया। करंट लायबिलिटीज पे जाते। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ अपने पास 3 चीज ही है। चल, पहला है 13 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 52, 50,000। 7,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 52 पक्का। 5,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 52 20,000। क्या? अच्छा 1 लाख आएगा। 5.5 लाख में 1 लाख माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपको आ जाएगा 4 लाख। हो गया वर्किंग कैपिटल। समझा? पक्का? देखो हर सम में सेम ऐसा ही करना है। हर सम में आपको क्या क्या करना है वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो। ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल है, जिसमें ये आपका आंसर है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब मैंने इधर स्पेस नहीं दिया, बट आप क्या कर सकते हो, थोड़ा स्पेसिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा करंट लायबिलिटी आया, कोई एक्स्ट्रा करंट आया, करंट एसेट आया तो लिख सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, बट ये जितना मैंने लिखा है उतना हर सम में मिलेगा ही। स्टॉक, डेटर्स, कैश ये रहेगा ही। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लेबर्स या तो वेजेस या तो ओवरहेड्स, ये तो रहेगा ही। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल मतलब क्रेडिटर्स, टोटल कॉस्ट मतलब फिनिश गुड्स, सेल्स यानी कि डेटर्स। ठीक है, WIP का स्टेटमेंट। कॉलेज के टीचर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी में क्रिएट करते, इधर बनाएंगे ये चीज को, इधर अलग मिक्स करेंगे 50% 100%, और फिर इधर खिचड़ी हो जाएगा। इधर तुमको 3 अमाउंट मिलेगा, जो मेरे को इधर 3 अमाउंट मिला है, उधर 3 अमाउंट मिलेगा, तीनों को ऐड करें, फिर आउटर कॉलम में, फिर इधर से इधर लेके आएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, पक्का? कुछ टीचर्स का नया ट्रिक क्या रहेगा, ये जो मैंने इधर 52 किया ना, वो टीचर क्या करेंगे वाले में, ये 2,60,000 है ना, वो 2,60,000 के इधर क्या करने वाले, ट्रिक बता दो। 2,60,000 पहले डिवाइड बाय 52 कर देंगे, पहले ही कर देंगे, और इधर यूनिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो, 52 मतलब 5,000 शायद, देखो कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है क्या? तो इधर यूनिट में सब जगह 5,000 लिखेंगे लोग, 5,000 लिखेंगे, मतलब ये यूनिट का कैलकुलेशन। और यहाँ पे डायरेक्टली इंटू टू 52 का डिवाइड का टेंशन खत्म कर देंगे। तो वो टीचर्स के ऊपर है, जैसा वो करते वैसा करते। मैं नॉर्मल सम है, नॉर्मल जैसा ही करवाऊं, और हर सम मेरा ऐसा ही बनेगा। ये मेरे 3 वर्किंग रहेंगे,
ये आपका आंसर। ये वर्किंग स्टेटमेंट नोट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दो बनाओ, बाकी सम विल बी वेरी इजी, मार्क्स पूरे मिलेंगे। समझ में आया क्या? ये टॉपिक आपको 12 से 15 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। लग रहा है इजी है और इजी भी है, थोड़े एडजस्टमेंट में ट्विस्ट टर्न्स रहेंगे, बाकी चीजें इतनी ही रहेंगी, ठीक है पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।